स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि आपके साथ मैं सीधे रूप से जुड़ रही हूं, मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे एमके वेणु, उनसे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे ईरान युद्ध के ग्लोबल इंपैक्ट की, जहां तक फाइनेंशियल क्राइसिस का सवाल है, जहां तक एनर्जी क्राइसिस का सवाल है। लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं और साथ ही साथ मैं लोगों का शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे YouTube स्टेशन में 60,000 सब्सक्राइबर्स से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बने हुए हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए और फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए। बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं ये बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, अब से कुछ देर पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विशेष विमान एयरफोर्स वन, जिस पर तो बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं कि किस तरीके के इसके अंदर फैसिलिटीज हैं, एयरफोर्स वन लैंड हुआ है बीजिंग में उस बड़ी मुलाकात के लिए जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। द समिट मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही में शी जिनपिंग के साथ में। इस मुलाकात पर हम एमके वेणु को भी हम शामिल करेंगे, जो कि द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये एयरफोर्स वन की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आज बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचे हैं। और यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक कल की मीटिंग्स का सवाल है, सुबह 10 बजे स्थानीय समय, क्योंकि बीजिंग का जो वक्त है वो हमसे 2.5 घंटे आगे है, सुबह 10 बजे। वेणु, क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? कैन यू ट्राई लॉगिंग बैक इन? इनके वेणु को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, उनको मैं कहती हूं कि वापस से लॉग बैक इन करें। और दर्शकों को उम्मीद करती हूं कि मेरी आवाज आ रही है। अगर आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में जाइए और हमें कंफर्म कीजिए दैट यू आर एबल टू हियर अस। एमके वेणु को वापस से मैं इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप सबसे पहले देखिए जो कि बीजिंग से हैं। बीजिंग में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप लैंड कर चुके हैं एयरफोर्स वन के जरिए। पैक्ट ग्रुपिंग है, टॉप यूएस आर्मीज के सीईओज हैं। वेणु, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें वापस से लॉग इन कीजिए, लॉग आउट करके मैं आपको फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर रेड कारपेट वेलकम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अब सुबह 10:15 बजे कल डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में औपचारिक बैठक की शुरुआत होगी, यानी कि लगभग 7:45 बजे भारतीय समय अनुसार। 7:30 बजे सबसे पहली तस्वीरें आपको दिखेंगी, दोनों नेता एक दूसरे को ग्रीट करते हुए। शाम में 6 बजे ट्रंप के लिए एक स्टेट बैंक्वेट का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को भी इन दोनों टॉप लीडर्स के बीच में मुलाकात होगी। 11:30 बजे बीजिंग के समय अनुसार यहां एक फ्रेंडशिप फोटो होगा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच, अगर तब तक दोस्ती बनी रहे तो, अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए उस समिट मीटिंग में। और आपके उसके बाद में 11:40 लोकल समय पे दोनों नेताओं के बीच में एक बायलैटरल टी शेड्यूल इन किया गया है और फिर एक वर्किंग लंच है 12:15 बजे लोकल टाइम। यहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये एयरफोर्स वन पर लिटरली अगर आप देखें जो टॉप सीईओज गए हैं, मतलब वो अमेरिका के इतने हेवीवेट सीईओज हैं जिनमें शामिल हैं इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ, जेनसिंग हुआंग, एनवीडिया के सीईओ, टिम कुक, एप्पल के सीईओ, लैरी फिंक जो कि ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, स्टीफन स्वॉर्जमैन ब्लैकस्टोन के सीईओ, केली ऑटबर्ग बोइंग सीईओ, ब्रायन साइक्स कारगिल के सीईओ, जेन फ्रेजर सिटी ग्रुप सीईओ, लैरी कल्प जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ, डेविड सॉलोमन गोल्डमैन सैक्स के सीईओ, संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन के सीईओ, क्रिस्टियानो एमन क्वालकॉम के सीईओ। तो एक
बिल्कुल ही जो है हेवीवेट पावर पैक्ट अपनी टॉप आर्मी सीईओज के साथ वो जा रहे हैं। अब कोशिश करते हैं हम वेनु को हमारे साथ यहाँ पर जोड़ने की। वेनु, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, मिल रही है। हाँ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो एयरफोर्स वन में इतने भारी भरकम इलॉन मस्क, टिम कॉक, लैरी फिंक, संजय मेहरोत्रा, ब्रायन साइट्स जैसे तमाम सीईओज गए हुए हैं, ये आज मतलब इस एयरफोर्स वन का नेट वर्थ कितना रहा होगा व्हेन दी सीईओज वर हेडिंग टू चाइना विद डोनाल्ड ट्रम्प? ये इसका नेटवर्क तो आप सोच सकते हैं, जो पूरा जो अमेरिका का जो मार्केट कैप है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, और इनमें से 2 या 3 कंपनियों का मार्केट कैप स्मिता इंडिया की जीडीपी से ज्यादा है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट, ये 4-5 ले लें, इनवीडिया और ये फेसबुक और अल्फाबेट, एप्पल, इनका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो डेलीगेशन तो बहुत बड़ा है। मगर स्मिता, मुझे ये अजीब लग रहा है, क्योंकि ये जो डेलीगेशन लेके ट्रम्प साहब जा रहे हैं, ये ऐसा मतलब लेके जा रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल स्थिति और जियोपॉलिटिक्स, देश में सब कुछ शांति हो और बड़ा अच्छा कोई बायलैटरल बहुत बड़ा एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। जबकि सारे विशेषज्ञ जो हैं, जिनको मैं सुन रहा हूँ, जो अमेरिकी और रशियन और चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही तनाव की स्थिति में जा रहे हैं, और ज्यादातर जो बातचीत ईरान को सुलझाने में निकलेगा, ये जो ब्लॉकेड हुआ है और जिस तरह सारी दुनिया जूझ रही है, ये ऑयल शॉर्टेज और पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था को जिस तरह जो एक किस्म से आपदा जो की स्थिति है, जो अमेरिका और इजराइल ने अपने वॉर से शुरू किया है, मेन मुद्दा तो वही होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्मिता, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, इस विजिट से 4 दिन पहले चाइना ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, वहां पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराशी गए थे, पहले रशिया गए, फिर वो चाइना गए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग से मिले। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि यूएस वॉर ऑन ईरान इज इलीगल। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया इलीगल है, और 4-5-6 दिन पहले चाइना ने बाकायदा पहली बारी उन्होंने अपने डोमेस्टिक लॉ के तहत काउंटर सैंक्शन लगाया। जो अमेरिका ने जिन बैंकों पे, बड़े बड़े जो बैंक है दुनिया के, जो चाइना में भी ऑपरेट करते हैं, अमेरिका ने अपने लॉ के तहत उन पे सैंक्शन लगाया कि आप अगर चाइनीज पेट्रोलियम कंपनी से अगर डील करेंगे, ईरान जो कच्चा तेल जो चाइना भेजता है, अगर आप उस ट्रेड में आप डील करेंगे तो हम आपको सैंक्शन करेंगे। तो चाइना ने कहा उल्टा कि आप अगर यूएस की बात मानोगे तो हम आपके पे सैंक्शन करेंगे। तो ये पहली बार ऑफिशियल वेनु, इसीलिए इनफैक्ट ये जो बारात लेकर पहुंचे हैं टॉप आर्मी सीईओज की, एक तो जैसा आपने कहा ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, दूसरा एक्चुअली इसको बहुत रिडिक्यूल भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने वीकेंड हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि दीज सीईओज आर माय टॉप कार्ड्स, जिनको लेकर मैं जाऊंगा एंड लिटरली रिक्वेस्ट करूंगा चीन से कि प्लीज कम नाउ, इन्वेस्ट इन द यूएस बिकॉज वी नीड यू टू हेल्प अस विद द ईरान वॉर। तो इतनी तो कमजोर स्थिति पड़ गई है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की। और बिल्कुल स्मिता, मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं। एनवीडिया का जो उनके जो सीईओ है हुआन जेनसन, कुछ साल पहले तक वो जो चाइना में वो ऑपरेट करते थे, और उनका चाइना में अच्छा मार्केट शेयर था। चाइना में उनकी कंपनी थी, चिप्स की जो कंपनी, वहां चाइना में चिप्स बेचते थे। उनका मेन सेमीकंडक्टर चिप्स, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी यूएस की है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल। उन्होंने कुछ 6-8 महीने पहले मैं उनका वीडियो देखा था, वो ट्रम्प साहब को उनको एडवाइस कर रहे थे कि आप, अच्छा, मीनवाइल 1-1.5-2 साल पहले बाइडेन के चलते, बाइडेन रेजिम के चलते, उन्होंने यूएस ने बैन कर दिया कि इनवीडिया जो है वो चाइना को चिप सप्लाई नहीं करेगा, 1-1.5-2 साल पहले। तो
इनवीडिया के जो सीईओ है, उन्होंने कहा भाई हमें चाइना में काम करना जरूरी है क्योंकि चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, बिल्कुल चाइना से विड्रॉ करना हम अमेरिका के हित में नहीं है। तो उस बात को ट्रंप ने अभी कुछ 6-8 महीने पहले उसको उसको तवज्जो दिया, और अब अमेरिका चाहता है कि अब चाइना से वो बिजनेस करे और चाइना में अपना चिप्स बेचे। मगर चाइना ने इसी दौरान पिछले एक दो साल के दो साल के दौरान अपनी जो उनकी बड़ी कंपनी है, हुआवी सबसे बड़ी कंपनी है टेक कंपनी, उन्होंने अपना इंडिजिनस खुद का अपने सेमीकंडक्टर चिप डेवलप करना शुरू कर दिया। अब चाइना कहता है अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हम अपना ही चिप बना रहे हैं। तो ये चाइना का मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि चाइना ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये बात सभी मानते हैं, बिल गेट्स ने इसके बारे में कहा है, इनवीडिया के चीफ हुआन जेनसेन ने कहा है, और भी अमेरिकी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चीफ ने कहा कि चाइना काफी अमेरिका के कदम से कदम, मतलब शोल्डर टू शोल्डर टेक्नोलॉजी एडवांस डेवलपमेंट में अब काफी माहिर हो गया है। तो ये आप जो कह रही हैं कि इसीलिए शायद इतने सारे टेक्नोलॉजी के लोगों को लेके जाया जा रहा है, और कुछ विशेषज्ञ ये भी बोल रहे हैं स्मिता कि शायद ट्रंप कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी और एआई, जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जहां पे बड़ी गवर्नेंस वगैरह की जरूरत है, क्योंकि वहां पे भी बहुत झगड़ा है, बहुत एक किस्म से टेक्नोलॉजी कोल्ड वॉर चल रहा है आज की तारीख में, जो एक्सपर्ट बोलते हैं, यूएस एक तरफ और चाइना। तो उसमें भी कुछ ट्रंप ने आरोप लगाया है कि इंडस्ट्रियल स्केल की स्टीलिंग करने की कोशिश कर रहा है चाइना एआई में। नहीं, वो तो पहले लगाते थे, अब तो चाइना अब ये बात वो ट्रंप साहब मेरे ख्याल कुछ साल पहले तक करते थे, अब ये कहना बंद कर दिया क्योंकि चाइना अब काफी आगे निकल गया है। अब ट्रंप जो चाहते हैं कि भाई चाइना के साथ कुछ कोलैबोरेटिव सिस्टम, ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन एआई, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल एआई की जो रेगुलेशन, एक ग्लोबल सिस्टम क्रिएट किया जाए। मैंने ये भी सुना कि उसमें भी कुछ वो बातचीत करना चाहते हैं, और एक तरह से कोलैबोरेटिव मोड में है, और शायद वो इस प्रपोजल को शायद रखें। मगर मेन जो मैंने सुना है कि मेन उनका मकसद ये है कि चाइना से एनर्जी, गैस वगैरह खरीदवाएं वहां से। चाइना को दिक्कत नहीं होगी, चाइना को तो गैस ऑयल की जरूरत है, वो यूएस से भी ले लेगा। मगर सुनने में आया कि ईरान पे मैं और एक्सपर्ट्स को मैंने सुना, अमेरिकन एक्सपर्ट्स को टीवी में, वो कह रहे हैं कि ईरान पे चाइना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ट्रंप साहब ये प्रेशर डालेंगे चाइना पे कि आप ईरान को बोले कि वो हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले, और पूरी तरह उसको बिल्कुल उस पर अपना वो ना रखे, जो क्लेम ना करे कि भाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो गवर्न मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी नहीं, अब तो वो तो पर्शियन गल्फ स्टेट कहते हैं वो उसका नाम भी बदल दिया है। तो ये बहुत ही स्पेकुलेशन चल रही है कि चाइना क्या ट्रंप के बिहाफ पे ईरान से इंटरवीन करेगा और ईरान को ये प्रेशर डालेगा कि भाई आप किसी तरह ये मामला खोले। मगर अब चाइना ने ये तो कह दिया कि इलीगल वॉर है, तो पहली बात तो पहले वो ट्रंप को सुनाएंगे कि आपने जो किया अभी तक वो बिल्कुल जायज नहीं है, और दूसरा अमेरिका ने भी ब्लॉकेड किया हुआ है, तो भाई वो उस ब्लॉकेड का भी, उस पर भी डिस्कशन होगा। अच्छा, मैंने सुना है स्मिता, सारे विशेषज्ञ बोल रहे हैं, और ये कॉमन नॉलेज है कि अमेरिकी जो ब्लॉकेड है पिछले कई दिनों से चल रहा है, 20-25 दिनों से, चाइना की जो शिप्स है वो जा रही है। अमेरिका हैज नॉट गैदर्ड द करेज और द गट्स टू स्टॉप चाइनीज टैंकर्स, और जाहिर है चाइना ईरान का तेल भी ले जा रहा है वहां से, तो चाइना से छेड़खानी अमेरिका नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल इस वजह से भी नहीं कर रहा क्योंकि ट्रंप का विजिट भी था ये, और विजिट के चलते वो शायद और ज्यादा टेंशन नहीं चाहते थे। जस्ट होल्ड योर थॉट्स फॉर अ सेकेंड। मैं दर्शकों को जरा सा दिखाना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी अमेरिका से रवानगी के पहले जो सवाल पूछा गया कि ईरान को लेकर क्या आप चीन से मदद मांगेंगे, तो ऑन रिकॉर्ड तो ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि नहीं, इस प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर लेंगे, सारे
कार्ड्स हमारे पास हैं। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सुनवा लेती हूँ। और जो दर्शक आप अपने सवाल, अपने कमेंट्स भेज रहे हैं चैट बॉक्स में, अपना लोकेशन भी भेजिएगा, कहां से आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। वेनु के लिए सवाल, वेनु जो फाउंडिंग एडिटर है द वायर के, बहुत सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, उन सवालों को भी शामिल करेंगे। सुनते हैं ट्रंप ने क्या कहा। About it, I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problems. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. I don't think he can help in any way? No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. They've killed a lot of people. They've killed 42,000 people at least over the last month and a half. We win. Mr. President, no matter how you cut. तो शी जिनपिंग के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ही इज अ गुड फ्रेंड, ही हैज बीन वेरी नाइस टू मी, इट्स बीन अ नाइस विजिट, यू नो इट विल बी अ नाइस विजिट। 2017 में लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप गए थे अपने पहले कार्यकाल में, तो लगभग एक दशक में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला दौरा है चीन में। जो बाइडेन नहीं जा सके थे। हम इस ईरान वॉर की जो कॉस्ट है इवन फॉर इंडियन इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं, उस पर भी बात करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन वेनु, ये एक तो मैंने एक नाम दिया है आजकल डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डींगे आजम, क्योंकि डींगे हाँकना कोई उनसे सीखे कि कितनी अपर हैंड है उनकी। बट यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, टेल अस हाउ आर यू लुकिंग एट द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड? कितने संकट में है इस वक्त भारत समेत पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस पर? देखिए स्मिता, ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये अब काफी सीरियस हो चुका है। जो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको मैं सुन रहा था कुछ एक हफ्ता पहले, उन्होंने कहा कि भाई कि जो बहुत बड़ा क्राइसिस था 1973 ऑयल शॉक था, 79 का ऑयल शॉक था, तब दोनों ओकेजन में करीब 5 मिलियन बैरल तेल मार्केट से हटा दिया गया था। 5 मिलियन बैरल 73 में, 5 मिलियन बैरल 79 में। उस वजह से भी कितना बड़ा ऑयल शॉक था वो, और बड़ी प्राइसेस बढ़ी थी। इस बार उन्होंने कहा कि एवरेज 13 मिलियन बैरल ऑयल जो बिल्कुल मार्केट से में आ नहीं रहा, 13 मिलियन बैरल की कटौती हो गई है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 मिलियन बैरल आता है, मगर 13-14 जो एवरेज पिछले 4-5 हफ्तों में या 6-7 हफ्तों में, तो काफी मतलब काफी तेल मार्केट से विड्रॉ हो गया। और इसका असर अभी तक इसलिए नहीं दिख रहा था स्मिता, क्योंकि सबके पास पेट्रोलियम रिजर्व्स थी। पूरे जो डेवलप्ड कंट्रीज के पास जो IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने अनाउंस भी किया था कि 400 मिलियन बैरल रिजर्व वो मार्केट में लाएंगे। लकीली चाइना के पास 1500 मिलियन बैरल 6-8 महीने का उनके पास रिजर्व है। सबसे ज्यादा रिजर्व चाइना के पास है। इससे पूरी दुनिया को इससे थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि अगर चाइना के पास नहीं होता तो और भी क्राइसिस होती। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमने अपनी जो सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत कम रखी थी, मेरे ख्याल 12-13 दिन के, क्योंकि वो तो अब ना के बराबर ही है। तो मगर इंडिया को फिर भी वेनु एक्सप्लेन दैट। हम पिछले कुछ सालों में, आज इस मोदी जी की सरकार को आज 2014 से लेकर 12 साल हो गए हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को कितना बिल्डअप कर पाए हैं? क्यों हम ज्यादा नहीं बिल्डअप कर पाए हैं जितना शायद हम कैपेसिटी हमें करना चाहिए था काम? स्मिता, इन्होंने शायद, इस सरकार ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये इनकी थोड़ी मतलब कॉम्प्लेसेंसी थी कि भाई अपना काम चल जाएगा, हमारा तो अमेरिका के साथ भी है, वहां रशिया के साथ भी है। मगर फिर इन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया कि अमेरिका इतना बुरा रवैया अपनाएगा कि वो रशिया से तेल खरीदने पे सैंक्शन लगा देगा। इंडिया को मना कर दिया। अब इंडिया को ईरान से इतना अच्छा मिलता था तेल, आपको याद है 2018
ने वो भी सैंक्शन अमेरिका ने किया। तब ईरान हमें तेल देता था रुपए में। मान लीजिए आज क्राइसिस क्या है, जो प्रधानमंत्री इतना ऑस्टेरिटी मेजर्स क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पास डॉलर की कमी है, और ईरान हमें डॉलर रुपए में देता था, डॉलर की भी जरूरत नहीं थी। और हमें रशिया भी रुपए में दे रहा था, रशिया भी आपको याद होगा रुपी हमसे लेता था। और यूक्रेन के बाद हमें रशिया डिस्काउंट भी देता था, और अच्छा खासा डिस्काउंट, $11 डिस्काउंट हमें 3 साल एक बैरल पे मिला है। और एक फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी कि कम से कम $115 बिलियन की सेविंग्स हुई है 2-3 साल में, जो रशियन तेल हमें मिल रहा था। अब सवाल पूछना चाहिए, ये $115 बिलियन किसके खाते में गया भाई? इसमें ये कंज्यूमर्स को तो कुछ मिला नहीं पिछले 3-4 साल में, तो फिर ये किसके खाते में गया? इसका आज तक कोई जवाब नहीं है। तो ये इस तरह का रवैया, नॉन ट्रांसपेरेंसी, कोई मतलब पारदर्शिता किसी चीज में नहीं है, और पेट्रोलियम रिजर्व ने हमने नहीं बनाया। और ये सोच के मेरा मानना है स्मिता कि मोदी जी का इस वॉर शुरू होने से पहले इनका एक अंदाजा था कि बिल्कुल ये जो इजराइल और अमेरिका के नैरेटिव में ये फंस गए कि ये मामला 2-3-4 दिन में निपट जाएगा, ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगा, अमेरिका ईरान के ऑयल फील्ड्स को पूरा कब्जा कर लेगा, और उसमें से हमें अच्छा खुला हमें तेल मिलेगा, जो जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला में किया। अभी इंडिया वेनेजुएला से भी तो तेल खरीद ही रहा है अभी, तो इन्होंने सोचा कि ईरान का भी तेल पूरा अमेरिका के जरिए हमें इंडिया को मिलेगा, मगर इंडिया ने सोचा नहीं कि इतनी बुरी इनको मार पड़ेगी। इनको आज की तारीख में सारे बड़े बड़े विशेषज्ञ अमेरिका में, आप देखिए, जो रॉबर्ट केगन, जिन्होंने अटलांटिक मंथली में आर्टिकल लिखा है, जो बिल्कुल पुराने जो अमेरिकन एम्पायर के जो वो थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि नियोकॉन, उन्होंने साफ लिखा कि इट्स अ डिफीट, बिग स्ट्रेटेजिक डिफीट फॉर अमेरिका लाइक नेवर बिफोर। मतलब इतनी बड़ी हार, स्ट्रेटेजिक हार नहीं हुई है। तो ये मेरे ख्याल मोदी सरकार में, ये फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत ही बड़ा एक मिसकैलकुलेशन हुआ है। और आज की तारीख में आप देखिए, ईरान, रशिया, अभी फिर अमेरिका कह रहा है कि आप रशिया से तेल नहीं ले सकते। कल खबर आई कि LNG, आप देखिए, लोग त्रस्त है, लोगों को गैस चाहिए, रशियन LNG टैंकर खड़ा हुआ है वहां आपको देने के लिए, और हम उसे वापस भेज रहे हैं। इसकी कोई जवाब नहीं है भाई। ये किसका नेशनल इंटरेस्ट है? ये लोगों के इंटरेस्ट में काम हो रहा है या किसी और के इंटरेस्ट में काम हो रहा है? ये तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही बहुत, अब कैसे इसको डिस्क्राइब किया जाए कि ये किसके इंटरेस्ट में ये जो रशियन हमने LNG को मना किया है। और तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैप्स है, और ये गैप्स तब देखने को मिलते हैं, याद हो, जब आपकी कोटरी में यस मिनिस्टर्स ज्यादा भर जाते हैं, जो आपको जो है सही फीडबैक नहीं दे रहे होते हैं। ये एक चिंताजनक बात होती है, हमेशा इस पर गौर करना चाहिए। दूसरी बात है वेनु, कि जहां तक अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरीके से इस युद्ध को उन्होंने डील किया है, बहुत खबरें आ रही थी लगातार कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, ऑयल मार्केट शॉर्ट्स हो रहे हैं, उससे पैसे बनाए जा रहे हैं, एंड इसीलिए देयर इज अ पैटर्न कि वो ईरान पर धमकियां देते हैं वीकेंड्स की तरफ में, मंडे को वो कोई संभलने वाले बयान देते हैं। कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि मोदी जी के ऑस्टेरिटी मेजर्स पर क्या असर देखने को मिल रहा है? देखिए, ये स्मिता, बहुत ही खुला खेल, जिसे कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है यूएस में। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई रोक नहीं है, हर कोई ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग जबरदस्त चल रही है। और आप इनसाइडर ट्रेडिंग छोड़िए स्मिता, ये आप देखिए, ये आपने कभी, एटलीस्ट मैंने तो अपने 40-45 साल के जर्नलिज्म में ये नहीं देखा कि इनके जो नेगोशिएटर्स हैं, जो ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, उनके रियल एस्टेट पार्टनर हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने खोली हुई है गल्फ कंट्रीज में। इनकी एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसमें सऊदी ने $2 बिलियन दिया हुआ है। एफिनिटी पार्टनर्स उसका नाम है, अगर आप गूगल करें एफिनिटी पार्टनर जेरेड कुशनर, सऊदी ने $2 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए दिया हुआ है, और यूएई ने भी कुछ $1-1.5 बिलियन,
और वो उसको ये लोग इन्वेस्ट करते हैं दुनिया में अलग अलग एसेट्स में, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनको फी मिलती है $150 मिलियन फी फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ये सोचिए। और इसके अलावा कई रियल एस्टेट कंपनीज इनकी है यूएई में, और उसके अलावा इन्होंने जो इजराइल में जो जितना जो गाजा में तबाही मचाई है, और ये जो बोर्ड ऑफ पीस उन्होंने क्रिएट करा है, वो भी बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। जो इजराइल जो गाजा का पूरा मलबा, प्लान ये कि पूरा मलबा गाजा का वो बीचेस में लाके डाल के उसको बीच को रिक्लेम करके वहां पे कोस्टल सिटीज बनाने की बात चल रही है। और उसमें भी ये गल्फ जो देश है उन सबसे $1-1 बिलियन इन्होंने ले रखा है। अब इससे बड़ा आपको इनसाइडर ट्रेडिंग क्या मिलेगा बताइए। अब वॉर भी चल रहा है, और मेरा ये एक अच्छी बात ये है, मेरा मानना स्मिता ये है कि ट्रम्प के जो फैमिली के बिजनेसेस वो गल्फ कंट्रीज में इतना निर्भर है, उनसे इतना पैसा इनको मिला और वो बिजनेस अभी चल रहा है, तो केवल उसी कारण मुझे लगता है कि ट्रम्प इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं ताकि गल्फ कंट्रीज को नुकसान ना हो। और क्योंकि ईरान ने कहा कि आपने अगर हम पे अगर बमबारी करी तो हम गल्फ कंट्रीज को हम तबाह करेंगे, क्योंकि वो सारा गल्फ कंट्रीज को उन्होंने बेसिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ईरान ने काफी इनके जो 12-13 बेसिस काफी ध्वस्त कर दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक यूएस के लिए सेटबैक है। इतने ज्यादा बेसिस पिछले 40-50 साल में यूएस की इतनी पिटाई नहीं हुई है कि इतने बेसिस इनके डिस्ट्रॉय हो गए हो, और खासकर जो गल्फ के बेसिस तो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा मानना है कि ट्रम्प असल में डेस्परेट है कि ये वॉर किसी तरह खत्म हो। इजराइल इन पे पूरा प्रेशर रखे हुए कि इजराइल का कोई इंसेंटिव नहीं है कि वॉर खत्म हो गई। इजराइल तो अपना एक परमानेंट वॉर, फॉरएवर वॉर वो चलाना चाहते हैं वेस्ट एशिया में, ताकि वेस्ट एशिया ध्वस्त हो जाए और उनका जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को बढ़ोतरी मिले। मगर अब मुझे लग रहा है कि अंदरूनी अगर पॉलिटिक्स देखें, ट्रम्प अब अमेरिका उस पॉलिटिक्स में, इजराइल की पॉलिटिक्स में फंसना नहीं चाहता। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अमेरिका में भी इनके जो ज्यादातर 90% लोग इस वॉर के खिलाफ हैं, और इजराइल के खिलाफ ज्यादातर जो इजराइल को जो पहले सपोर्ट मिलता था 10 साल 15 साल पहले, अब अमेरिका में जो खासकर जो यूथ है वहां की पॉलिटिक्स बदल गई। इजराइल के खिलाफ बहुत ओपिनियन है वहां पे, जैसे यूरोप में ओपिनियन बिल्ड हुआ है उतना वहां पे भी है। तभी तो नेतन्याहू ने अभी पीछे स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि आपकी तो सारी दुनिया में आपके इजराइल के नाम की पूरी गिर रही है, पूरा इमेज गिर रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं इंडिया में इमेज ठीक है। जो मैं अभी भी मानता नहीं हूँ, इंडिया में भी आपने देखा जब ईरान पे इन्होंने जब अटैक किया था खोमेनी साहब पे, तो कितना सिंपैथी यहाँ इंडिया में काफी था ईरान के लिए, और काफी लोग ईरान को अभी भी इंडियंस जो हिस्टोरिक जो पुरानी जो रिलेशनशिप है उसको मानते हैं अभी मेरे हिसाब से। डोनाल्ड ट्रम्प की जो कल मुलाकात होगी, पिछली दफा डोनाल्ड ट्रम्प 2017 में चीन में गए थे। हालांकि ये नेता कई दफा इस दौरान अलग अलग कंट्रीज में मिल चुके हैं। लास्ट मुलाकात 2025 में बुसान में साउथ कोरिया में हुई थी इन दोनों नेताओं की। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? ईरान जियोपॉलिटिक्स असाइड, बिजनेस टर्म में इंडिया के लिए क्या बड़ी चिंता है जब ये दोनों लीडर्स मिल रहे हैं? व्हाट इज आवर बिगेस्ट कंसर्न? क्योंकि अभी तक हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी इवन इन इंडियन इंडो पैसिफिक एज अ काउंटरवेट टू चाइना, हमने चाइना के साथ अपने टाइज को रीसेट कर लिया जैसे ही हमें पता चला कि ट्रम्प जीतने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए खतरा क्या है इस यूएस चाइना रीसेट में? इसमें खतरा मैं कहूंगा स्मिता, एक बहुत बड़ा ट्रम्प के आने के बाद ट्रम्प ने, आपने देखा होगा ट्रेड डील के चलते भी ट्रम्प ने अपने आप को चाइना के प्रति सॉफ्टन किया है। और डायरेक्शन आप देखें, शी जिनपिंग ही ऐसे वर्ल्ड लीडर जिनको ट्रम्प ने, जिनके बारे में कोई इंसल्ट नहीं किया, कोई बुरा भला नहीं कहा, और उन्होंने आंख में आंख मिला के सारे जो ट्रम्प के जो मेजर्स हैं उसको काउंटर किया है। जैसे मैंने अभी बताया, सैंक्शंस को काउंटर किया है। तो ट्रम्प के प्रति इनका रिस्पेक्ट तो है बहुत। अब और उनकी स्ट्रेंथ भी है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हाल ही में मतलब कुछ सालों में तो लोग, कुछ साल पहले तक तो पिछले कुछ, मैं कह रहा हूँ 5-7 सालों में उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ा ली है।
और इनकी जो एआई जो डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसका यूज जो डिफेंस में कर रहे हैं, जिसका आपको प्रमाण ईरान के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स में मिल रहा है, उन सब चीजों को लेके देखें तो मेरा मानना है कि ट्रंप शी जिनपिंग के साथ बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी एआई के क्षेत्र में कुछ एक किस्म का, अगर कोलैबोरेशन भी ना हो, एक किस्म का पीस डील करना चाहते हैं कि आप अपना डेवलप करें, हम अपना करेंगे, हम एक दूसरे को के एआई डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा मतलब सैबोटाज नहीं करेंगे। अब कुछ साल पहले तो सैबोटाज हो रहा था, तो उसके चलते क्या होगा कि अब चाइना अपना इंडिपेंडेंटली एआई डेवलप कर रहा है। इंडिया को धर्म संकट ये होगा कि इंडिया अभी तक क्या था कि एआई के क्षेत्र में अब सारे एग्स अमेरिका के बास्केट में लेके चल रहे थे। अब पिछले दिनों में आपने देखा कि पिछले एक साल में जब चाइना ने अपना डीप सीक और अपनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का जो प्रमाण दिया, और लेटेस्ट जो हुआवी के जो सेमीकंडक्टर चिप्स और ओपन एआई एप्लीकेशन, खासकर इंडस्ट्री एप्लीकेशन, चाइना अपनी जो चाइना फोकस कर रहा है जो एआई के जो एप्लीकेशन जो लोगों के जो हित में जो हो सके, इंडस्ट्री प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर। तो इंडिया को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एआई सेक्टर में आप चाइना के साथ भी कोलैबोरेट करें और यूएस के साथ भी करें, या केवल यूएस के साथ करें। तो यहाँ पे जो हम जो अपनी मल्टी अलाइनमेंट की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मल्टी अलाइनमेंट इंडिया करेगा कि नहीं, और ये इस पे बड़ी डिबेट इंडिया में भी चल रही है। और आप बिजनेसमैन से पूछे तो बिजनेसमैन कहेगा भाई मुझे तो जहां सस्ता मिलेगा मैं चाइना से लूंगा, बिकॉज चाइना में हर चीज की जो कॉस्ट है, एआई जो एप्लीकेशंस की कॉस्ट है, वो अमेरिका से कम, मैं कहूंगा कम से कम 70% कम है। अगर अमेरिका में अगर $100 का मिल रहा है, चाइना आपको $20 का देने को तैयार है। वही तो अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए चुनौती है कि भाई अब चाइना के साथ किस तरह अपना रिलेशन जो हाई टेक्नोलॉजी में, खासकर एआई वगैरह में, किस तरह चाइना के साथ एंगेज करें, क्योंकि बॉर्डर इश्यूज वगैरह वो तो सब चल ही रही हैं। वो तो इंडिया का जो तनाव चाइना के साथ जो आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं उसके रहते हुए किस तरह ये एंगेजमेंट को डीपन करें, इकोनॉमिक एंगेजमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंगेजमेंट।